हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ रहे थे बेटा कि परमाणु की संरचना में मुख्य तीन मूलभूत कण थे। पहला इलेक्ट्रॉन था, दूसरा प्रोटॉन था और तीसरा क्या था बेटा, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बेटा, जे थॉमसन ने सन 1897 में इसकी खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज बेटा एक तो गोल्डस्टीन ने की थी और रदरफोर्ड ने कब की थी, 1911 में की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बेटा, याद करो, जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी, 1932 में की थी। क्या किया था, बेरिलियम B49 जो समस्थानिक था उस पर अल्फा कणों की बौछार की बेटा, तो उसके नाभिक में से एक उदासीन कण उत्सर्जित हुआ जिसका आवेश शून्य था और द्रव्यमान एक था, जिसे न्यूट्रॉन कहा था। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, स्टोनी ने दिया था। फिर प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम किसने दिया था बेटा, जे थॉमसन ने दिया था। कि दिया था, नहीं दिया था, पिछली कक्षाओं में पढ़ा हमने यहाँ पर। और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन नाम किसने दिया था बेटा, जेम्स चैडविक ने ही दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा द्रव्यमान की, वजन की। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैंने आपको बताया था, याद कर लिया होगा आपने। देखो सोचो कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता था 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, यही था ना बेटा। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था बेटा, 1.67, देखो 1.67267 इंटू 10⁻27 किलोग्राम था। तीसरी हम बात करें यदि, तो देखो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना था, प्रोटॉन के बराबर था बेटा, पर थोड़ा सा क्या था, डिफरेंट था। कितना था, 1.67267 की जगह क्या था बेटा, 493, तो 1.67493 इंटू 10⁻27 किलोग्राम था। इसके बाद देखो बेटा, हमने आवेश की बात की थी। इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, ऋणावेशित होते थे, और उस पर जो एक ऋणावेश होता था माइनस चार्ज ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, देखो हमने पढ़ा था -1.6022 इंटू 10⁻−19 गुलाम थी बेटा। यही था ना, गुलाम क्या था बेटा, आवेश का मात्रक था। इसके बाद प्रोटॉन की कितनी थी, सेम थी बेटा जितनी इलेक्ट्रॉन की थी, बस अंतर इतना था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो थी वो नेगेटिव थी और प्रोटॉन का चार्ज क्या था, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 1.6022 इंटू 10⁻−19 गुलाम। और न्यूट्रॉन का आवेश कितना था बेटा, यहाँ पर 0 था। यही था बेटा, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद परमाणु की संरचना को समझाने के लिए समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया बेटा, अलग अलग परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। जिसमें पहला मॉडल कौन सा था बेटा, जोहन डाल्टन का परमाणु मॉडल। मैंने आपको जोहन डाल्टन का परमाणु मॉडल बताया था। उसमें क्या कहा था बेटा, जोहन डाल्टन ने सन 1808 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और उसमें कहा कि देखो कुछ उसकी मुख्य अवधारणाएं थी बेटा। पहली अवधारणा थी कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वह अनेक छोटी छोटी कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को हमने क्या कहा था बेटा, परमाणु कहा था। और एक ही प्रकार के, एक ही तत्व के जो सभी परमाणु से, हाइड्रोजन के सभी परमाणु लेंगे, वो सभी परमाणु आकार में, वजन में, द्रव्यमान में और रंग में, गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सबके अलग अलग तत्वों के जो परमाणु बेटा, उनका द्रव्यमान, वजन और गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये हमने पढ़ा था बेटा। परमाणु यहाँ पर क्या होते थे, सरल संख्या में सहयोग करते थे। सरल संख्या में सहयोग करके क्या कर लेते थे बेटा, अणुओं का निर्माण कर लेते थे। इसके बाद देखो रासायनिक अभिक्रिया जब होती थी, निर्माण करते थे, तो परमाणु को न तो हम उत्पन्न कर सकते थे बेटा और ना ही नष्ट कर सकते थे। ये भी हमने पढ़ा था यहाँ पर। देखो और इसके बाद जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है बेटा, इसकी एक चीज़ याद रखना, वह निम्नलिखित 3 नियमों पर आधारित था। रासायनिक सहयोग का नियम, ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम, ऐसे 3 नियमों पे आधारित था, जो आपको नोट्स में सारा हम PDF में अवेलेबल करा देंगे बेटा, क्योंकि पिछली कक्षा का सारा मैटर हो गया। अब पिछली कक्षा के बाद देखो यहाँ पर जॉन डाल्टन का जो मॉडल था वो काफ़ी हद तक समझाने में सफल रहा, लेकिन बाद में कुछ कमियाँ थी जिनको फिर अगले वैज्ञानिकों ने दूर किया। तो बेटा दूसरा मॉडल आता है हमारा, यहाँ पर दूसरा परमाणु मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। बेटा थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, थॉमसन नामक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम है जे थॉमसन। इसने क्या किया, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए मॉडल दिया। तो सबसे पहले इसने खुद ने दिया, और ये जो है हमें सन याद रखना होता है बेटा, कब दिया, 1998 में दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा बेटा कि जो परमाणु होता है ना, वो 10⁻10 मीटर आकार वाला एक धन आवेशित गोला होता है। अब आप समझिएगा बेटा, आपको यही याद हो जाएगा। देखो हम एक पहले तो गोला बनाते हैं, फिर आपको थ्योरी बताएंगे जिसमें आपको क्या है यहीं पे याद हो जाएगी बेटा, साथ के साथ है। ये गोला मैंने बना दिया। देखो लैंग्वेज भी सुनना, जो आपके नोट्स में रहेगी वही लैंग्वेज में यहाँ पे समझाता हूँ बेटा, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जे थॉमसन ने सन 1898 में क्या किया, परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया।
इसके अनुसार क्या होता है बेटा, परमाणु 10 की घात माइनस 10 मीटर, 10 की घात कितना, 10 की घात माइनस 10 मीटर आकार का एक धन आवेशित गोला होता है। तो देखो बेटा ये धन आवेशित गोला बनाएंगे, तो परमाणु 10 की घात माइनस 10 मीटर आकार का धन आवेशित गोला होता है, और जिस पर बेटा ये जो धनावेश बना रहा हूं ना मैं, ये धनावेश इस संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होता है, समान रूप से ऐसे फैला हुआ रहता है। तो यहाँ क्या कर देंगे बेटा, ये परमाणु क्या है, धनात्मक गोला है, धनात्मक गोला है, और आकार आपको पता है इसे कितना, यहाँ पर यही लिख देता हूँ मैं, आपकी याद भी रह जाएगा, ताकि आकार कितना है 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो थ्योरी आपको यूँ ही याद होगी, देखो बेटा कि परमाणु 10 की घात माइनस 10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला होता है, जिस पर धनावेश संपूर्ण परमाणु पर क्या होता है, समान रूप से फैला रहता है, और इस धनावेश के बराबर के जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसमें परमाणु में क्या होते हैं, मध्य में अनियमित रूप से क्या होते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। यही क्या है, इस प्रकार जितना धनावेश है उतने क्या है बेटा, ऋणावेश है, तो उससे क्या होता है, परमाणु उदासीन बनाते हैं। यहाँ हम कितने भी बना सकते हैं पर उतने ही होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा हमारा चित्र। चित्र में क्या लिखेंगे, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। ये क्यों कहा बेटा हमने, देखो इधर, इसके बाद देखो थॉमसन जो वैज्ञानिक है ना, इसके परमाणु मॉडल को बेटा प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, थॉमसन जिस देश के निवासी थे ना बेटा, वो उस देश की फेमस मिठाई है प्लम, और वहाँ का एक फेमस फल है पुडिंग। तो उस पुडिंग फल के जो बीज है उसको उस मिठाई पे डाला जाता है, तो उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार प्लम नामक मिठाई पर पुडिंग नामक फल के बीज लगाते हैं ना, तो उसी प्रकार क्या होता है, यहाँ परमाणु धनावेशित गोला होता है, और यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उन बीज की भांति बिखरे हुए पाए जाते हैं। ऐसे क्या बताया बेटा इन्होंने, परमाणु की संरचना बताई। इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं, अन्य नाम। देखो पूछ लेता है बेटा थॉमसन के परमाणु मॉडल के अन्य नाम क्या है। पहला नाम तो क्या है, यही प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है बेटा। दूसरा नाम होता है हमारा यहाँ पर प्लम पुडिंग के बाद तरबूज मॉडल भी बोला जाता है इसको, तरबूज मॉडल। तीसरा नाम होता है बेटा इसका रेजिन मॉडल, रेजिन मॉडल। इन नामों से क्या है जाना जाता है। यदि वो आपसे कोई अन्य नाम क्या है तो 3 प्रकार के नाम इसे हम दे सकते हैं। अब देखो इसे हम अन्य उदाहरणों से भी समझते हैं बेटा। एक उदाहरण तरबूज प्लम पुडिंग का बताया दिया है मैंने, मिठाई वाला। दूसरा देखो तरबूज मॉडल से समझो बेटा। जैसे तरबूज होता है ना, उस तरबूज को तो क्या मान लो बेटा आप, एक संपूर्ण धनावेशित गोला मान लो, ये धनावेशित गोला मान लो, और उसके बीच में क्या होते हैं बेटा, वो जब काटते हैं तो यहाँ पर रेड रेड के अंदर क्या होता है, वो काले काले बीज निकलते हैं तरबूज के। तो जो काले काले बीज उसको क्या मानोगे आप, इलेक्ट्रॉन। वो अनियमित रूप से कहीं पे भी निकल सकते हैं ना। तो जिस प्रकार एक तरबूज क्या होता है, उसका संपूर्ण लाल भाग और बाहरी भाग तो क्या है, धनावेशित गोला मान सकते हो परमाणु का, और वो इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या हो सकते हैं, उसके बीज उपस्थित हो सकते हैं। तो इस प्रकार परमाणु क्या बताया इन्होंने, संरचना। रेजिन भी बेटा गोंद जैसा पदार्थ होता है, पर ये आपके बड़ी कक्षाओं में आता है, यहाँ आपकी बुक में भी नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आपके आगे काम आए। क्लियर हो गया बेटा ये सब कुछ। अब देखो इसकी कमी क्या थी बेटा, इसकी कमियां वो आपसे पूछ लेता है। तो अगला टॉपिक आता है अपना इस मॉडल में, क्या है बेटा, कमियां। हर एक मॉडल की कमियां रहेगी, तभी तो क्या होगा, नया वैज्ञानिक नई खोज करेगा और नई चीज़ बताएगा हमें। तो देखो बेटा ये जो परमाणु मॉडल है, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर धनावेश का मान बराबर होने के कारण परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। इसको तो इसने समझा दिया, तो हम कहेंगे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल उसकी विद्युत उदासीनता की तो व्याख्या करता है, यानी कि परमाणु उदासीन होता है, इसकी तो व्याख्या करता है। परंतु क्या होता है, ये रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, एक वैज्ञानिक था बेटा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का बेटा अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग उसने किया था, को नहीं समझा सका, नहीं समझा सका, उसे नहीं समझा सका। तो ये मॉडल क्या हो गया, बाद में धीरे धीरे सही साबित नहीं हुआ, इसलिए क्या है, बाद में दूसरा मॉडल प्रस्तुत किया। अब दूसरा कौन करेगा, जब इसको नहीं समझा सका तो इसी ने प्रदर्शित किया होगा बेटा। तो अब तीसरा मॉडल किसका पढ़ेंगे, पहला जॉन डाल्टन का हो गया, दूसरा जीजी थॉमसन का हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, रदरफोर्ड का मॉडल। तो हम अगला पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो देखो बेटा अगला टॉपिक आता है हमारे पास तीसरा, ठीक है। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा परीक्षा की दृष्टि से, हाफ ईयरली
या ईयरली में आपकी ये 100% आ सकता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अगला वैज्ञानिक कौन है बेटा, रदरफोर्ड, ठीक है, ध्यान से समझना है बेटा इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, देखो यही समझना है बेटा हमें, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। देखो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग समझने के लिए सबसे पहले तो इसे किसने दिया बेटा, रदरफोर्ड ने दिया, और ये प्रयोग किया था उन्होंने यहाँ पर सन 1911 में, ठीक है। सन आपको याद होनी चाहिए, बिना देखे अगर कोई भी आपसे पूछ ले तो आप तुरंत बता दो, ताकि उसको लगे कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो देखो 1911 में किया। अब देखो बेटा कोई भी जब प्रयोग किया जाता है तो एक चीज़ होती है कि वैज्ञानिक उसे 3 चरणों में संपन्न करते हैं। पहला तो बेटा प्रयोग होता है, दूसरा प्रेक्षण होता है, और तीसरा निष्कर्ष होता है। इसमें डिफरेंट क्या होता है बेटा, देखो प्रयोग में तो वैज्ञानिक उपकरण जो होते हैं ना उसको सेट करते हैं, केवल भाई क्या क्या उपकरण चाहिए वो प्रयोग होता है। फिर प्रेक्षण में उस उपकरण को चला के वो खोज करते हैं, ठीक है। निष्कर्ष में जो खोज का क्या निष्कर्ष निकला, आपने क्या खोज की, भाई क्या होता है, तो उसको क्या लिखते हैं बेटा, हम निष्कर्ष में लिखते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना देने के लिए प्रयोग किया, प्रयोग को करके देखते हैं बेटा हम भी। तो देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये मॉडल सबसे पहले तो 1911 में प्रस्तुत किया बेटा। तो 1911 में प्रस्तुत किया तो कोई बात नहीं, कब भी करें अपन को क्या मतलब, तो हमने तो याद कर लिया 1911 में किया। इन्होंने क्या किया बेटा, एक सोने की अत्यंत पतली पन्नी का, जिसे मैं यहाँ नाम देता हूँ स्वर्ण पत्र। इसका आकार था बेटा 10⁻⁷ मीटर या फिर 100 नैनोमीटर, इतने आकार की सोने की पतली पन्नी थी। तो देखो बेटा सोने की अत्यंत पतली पन्नी है ये, सोने की अत्यंत पतली कितनी, जैसे मिठाई वाले के पास क्या होता है, कभी मिठाई के ऊपर वो बारीक सी सिल्वर कलर की परत चढ़ा देता है उस पर, तो वो चांदी की होती है। तो चांदी की तो एकदम प्योर होती नहीं है बेटा, पर चांदी की जैसे होती है तो उससे तो कम से कम 100 गुना ये क्या है, बहुत छोटी होती है। तो 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर की क्या की है, सोने की एक अत्यंत पतली पन्नी ली इन्होंने बेटा, जिसमें क्या था, वही परमाणु का काम करेगी वो, तो परमाणु की खोज करनी थी। तो यहाँ मध्य में क्या दर्शा दिया हमने, नाभिक दर्शा दिया। अब इन्होंने क्या किया बेटा, इसके आसपास वृत्ताकार पर्दा रखा है, देखो बेटा क्या रखा, वृत्ताकार पर्दा। चित्र बनाने भी सीखना है बेटा आपको साथ के साथ। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ तो आपको भी आना चाहिए, देखो ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब आप बोर्ड एग्जाम में चित्र बनाने जाओ बेटा तो 1 घंटे तक टाइम वेस्ट करते रहो कि सर चित्र ही नहीं बना, सही नहीं बना, नहीं, हमें एक बार बनाना चाहिए, मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये पर्दा बना दिया बेटा। ये पर्दा जो था बेटा, इसकी एक विशेषता थी, ये स्फुरदीप्त या फिर प्रतिदीप्त पदार्थ, स्फुरदीप्त या प्रतिदीप्त पदार्थ के रूप में यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा हम। एक ZnS, Zn को जिंक बोलते हैं, इसको सल्फाइड बोल देंगे। तो जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा ले लेंगे बेटा हम, ले लिया हमने। अब पर्दा लेने के बाद क्या करेंगे, इन्होंने इस पर क्या किया बेटा, अल्फा कणों की बौछार की थी। तो सबसे पहले हम यहाँ से सीधे लेने के लिए, ताकि आड़ी टेढ़ी नहीं जाए, एक लाइन खींच लेते हैं पेंसिल से बेटा। चित्र पेंसिल से बनाओ, पेन से भी बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है यहाँ अब आप, ठीक है। पर ज़्यादा पेंसिल अच्छी रहती है, क्योंकि क्या है, गलत होने की संभावना नहीं रहती, फिर गलत हो जाए सही भी कर सकते हैं अपन। इन्होंने क्या किया, एक लेड की स्लिट ली बेटा, देखो वही प्लेट ले लेंगे बेटा, एक पीबी का मतलब होता है यहाँ पर लेड की प्लेट ले ली। लेड की प्लेट लेने के बाद बेटा इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों के स्रोत लिया है यहाँ पर। तो एक घन बना रहा हूँ मैं, देखो ये बना लिया। तो इसमें क्या करना है बेटा, यहाँ से ये और ये, ठीक है। इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है ना। तो ऐसे बनाना है अपन को। अभी कहाँ से बनाना है, यहाँ सेंटर से बनाना है अपन को। तो सेंटर से बनाना है तो क्या कर देंगे, ऐसे बना देंगे बेटा, बन जाएगा। देखो मिला दिया हमने, ये यहाँ स्रोत हो गया। यहाँ लिखेंगे बेटा नीचे अल्फा कणों का स्रोत। ये क्या है, अल्फा कणों का स्रोत है, जहाँ से हमें क्या होंगे बेटा, अल्फा कण प्राप्त होंगे। और अल्फा कण क्या होते हैं बेटा, He+2 जो धनायन होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा कण।
और इसके रूप में इन्होंने क्या लिया बेटा, रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, रेडियो एक्टिव पदार्थ। वापस समझेंगे बेटा हम इसे, अभी तो क्या है चित्र बना रहे हैं तो आपको कुछ टर्म्स याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से उत्सर्जित हुए, इस प्लेट पे आए बेटा, प्लेट से क्या होगा, ये कण फैल के हो जाएंगे, यहाँ पर ऐसे जाएंगे, यहाँ पर फैल के। तो देखो हम प्रयोग करेंगे बेटा। सबसे पहले तो प्रयोग में क्या लिखेंगे, रदरफोर्ड ने सन 1911 में क्या किया, एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड का पूरा नाम था बेटा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ताकि कोई परेशानी नहीं आए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो देखो हम क्या कहेंगे बेटा, सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया, परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो क्या कहलाता था यहाँ पर, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जाना जाता था। प्रयोग लिखेंगे हम, पहला टॉपिक, फिर सेकंड प्रेक्षण, थर्ड क्या लिखेंगे बेटा, निष्कर्ष। प्रयोग में देखा आप चित्र से पूरी थ्योरी याद हो जाएगी आपको आधे पेज की। देखो इन्होंने क्या किया बेटा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक सोने की अत्यंत पतली पन्निका ले ली बेटा, इस पर क्या की, जिसका आकार कितना था, 10⁻⁷ मीटर या फिर 100 नैनोमीटर था, nm नैनोमीटर, ठीक है। तो इन्होंने एक सोने की अत्यंत पतली पन्निका जिसका आकार कितना था, 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर था, उस पर क्या किया बेटा, अल्फा कणों की क्या की, बोछार के अल्फा कण इस पर डाले, और इन्होंने क्या किया, सोने की पतली पन्निका के पीछे यहाँ पर वृत्ताकार स्फुरदीप्त या प्रतिदीप्त पदार्थ जैसे जिंक सल्फाइड से लेपित क्या रख दिया बेटा, पर्दा। स्फुरदीप्त या प्रतिदीप्त पदार्थ क्या होते हैं, यदि इन पर क्या होता है, कोई कण आकर टकरा जाता है बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ भी वो कण टकराता है ना, तो उस पर एक चमकीला धब्बा उत्पन्न हो जाता है, जिससे पता लगता है कि कण यहाँ पे आके टकरा है। जैसे बोर्ड है आपका, स्फुरदीप्त पदार्थ मान लो जिंक सल्फाइड का लेप मान सकते हो आप इस वाइट को। अब यहाँ पर ये टकरा गया तो आपको क्या हो गया बेटा, ब्लैक डॉट दिख गया ना, तो ऐसे पता लग जाता है इस पर कोई कण टकराएगा तो कि यहाँ पर चमकीला धब्बा उत्पन्न हो जाता है, जिससे पता लगता है कण यहाँ टकराए, तो वो होते हैं बेटा स्फुरदीप्त या प्रतिदीप्त पदार्थ। तो समझ गए। अब देखो इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों के स्रोत के रूप में बेटा हीलियम प्लस की क्या लिए, +2 के कण लिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया। रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है बेटा जिसको अगर जमीन में हमें 1000 मीटर भी खोद के गाड़ देना तब भी वो लगातार विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता रहता है, उत्सर्जन करता रहता है, और उस उत्सर्जन के आधार पर इसमें से क्या हुआ बेटा, अल्फा कण निकलते हैं। तो अल्फा कणों के स्रोत के रूप में इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, और यहाँ इससे जब अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसको लेड धातु की क्या करते हैं, एक प्लेट में से गुजारा जाता है। अब इस प्लेट में से देखो बेटा गुजारा जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले ये एक सीधा दर्शा दिया हमने, इसको टच नहीं करना है, बस यहाँ तक, केवल कहाँ तक, केवल यहाँ तक। फिर देखो बेटा कुछ हमें क्या करना है, यहाँ से गया ये कण, देखो यहाँ से गया और ये सीधा का सीधा ऐसे कैसे निकल गया बेटा, ऐसे कैसे यहाँ जाके टकराया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस का निशान बना दिया, यानी कि चमकीला धब्बा उत्पन्न हो गया बेटा। दूसरा देखो एक कण अल्फा कण में यहाँ से गुजार दूँ, ये यहाँ टकराया, यहाँ चमकीला धब्बा बन गया, ये दिशा बता दी, दिशा बताना जरूरी है तीर के निशान से, ठीक है। कुछ कण ऐसे थे जो तो सीधे निकल गए, देखो बेटा, तो ये पता लग गया भाई यहाँ टकराया, यानी कि सीधे से आया, सीधा आया है। कुछ कण ऐसे थे बेटा जो क्या हुआ, गए, देखो ये दर्शा दिया हमने, परंतु वो क्या है, सीधे जाना कहाँ चाहिए था बेटा, इधर सीधा जाना चाहिए था, डैश डैश, डैश का मतलब गया नहीं, यहाँ केवल डैश लगाया, परंतु ये क्या हुआ, थोड़े से कोण से विक्षेपित होकर इधर निकल गया, यहाँ धब्बा बना। यहाँ धब्बा कैसे बनेगा बेटा, तो कण तो सीधे इधर जाने चाहिए थे इस जगह पर, परंतु वो उधर धब्बा बना, यानी कि कोई कण यहाँ पे आकर टकराया, यानी कि कुछ कण क्या हो गए बेटा, मुड़ गए, तो ये इधर जा रहा था और फिर किधर मुड़ गया, इधर। ऐसे ही एक नीचे बना देंगे बेटा, जाना तो कहाँ चाहिए था, सीधा, परंतु क्या हो गया, ये मुड़ गया, तो इधर चमकीला धब्बा यहाँ पे बन जाएगा बेटा, तो ये हो गया। एक कण ऐसा था जो इस दिशा से गया और इसी दिशा से, जिस दिशा से गया उसी दिशा पर वापस गया, ये जाता हुआ चिन्ह, और ये बेटा आता हुआ चिन्ह वापस लौट आया, वो इससे मध्य में नाभिक से नहीं टकराया। ये था उनका प्रयोग। अब एक बार इसकी लैंग्वेज सुन लीजिए बेटा आप, थ्योरेटिकल, ताकि क्या है आपको थ्योरी में कोई परेशानी नहीं आए। सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया, अपने प्रयोग में, परमाणु प्रयोग में एक अत्यंत सोने की पतली पन्निका जिसका आकार 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर था, उस पर क्या किया बेटा, अल्फा कणों की बोछार के अल्फा कण यहाँ पर डाले,
ठीक है। इस सोने की पन्निका के पीछे उन्होंने क्या किया बेटा, एक स्फुर दीप्त या प्रतिदीप्त पदार्थ से लेपित क्या रख दिया बेटा, इस पर लेपन करके पर्दा रख दिया यहाँ पर जिंक सल्फाइड से लेपित। स्फुर दीप्त प्रतिदीप्त पदार्थ से लेपित पर्दे पर यदि कोई कण टकराता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक चमकीला धब्बा उत्पन्न होता है जिससे कण का हमें पता लग जाता है। अब देखो बेटा, इन्होंने अल्फा कणों के स्रोत में अल्फा कण डालने हैं बौछार की, तो लाएंगे कहाँ से बेटा, अल्फा कण रखे थोड़ी हैं, तो उनको भी तो कहीं से बनाया जाया होगा। तो इन्होंने अल्फा कणों के स्रोत के रूप में क्या लिया बेटा, यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, और उनमें अल्फा कण होते हैं। तो अल्फा कणों के स्रोत के रूप में क्या लिया इन्होंने, रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया। और सामान्यतः अल्फा कण क्या होते हैं बेटा, हीलियम के जो द्विधनाभिषिक्त कण होते हैं बेटा, उसी को अल्फा कण के नाम से जानते हैं। डाल दिया और ये क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रयोग हो गया बेटा। क्लियर, प्रयोग में इतना सा लिखना है आपको, इसी की जो मेन लैंग्वेज बोली है वही आपके नोट्स में रहेगी। अब देखो बेटा, दूसरी चीज आती है यहाँ पर आपके प्रेक्षण और निष्कर्ष, प्रेक्षण, और तीसरी चीज आती है बेटा आपके निष्कर्ष। मैं आपको तो क्या है बेटा, इसको सारणी से बता रहा हूँ, पर जरूरी नहीं है आप सारणी से पढ़ो, ठीक है, जैसे नोट्स में रहेगी अपने वैसे पढ़ लोगे आप तो, पर आपको समझने पूरी आनी चाहिए। देखो बेटा, प्रेक्षण देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर पहला प्रेक्षण जो था, देखो 3 प्रेक्षण लेंगे अपन, पहला, दूसरा, तीसरा। अधिकांश अल्फा कण, देखो बेटा ये अल्फा कण, पहला प्रेक्षण में हम लिखेंगे अधिकांश, देखो बेटा अधिकांश अल्फा कण बिना किसी रुकावट के सीधे गुजर गए। तो देखो बेटा, इन्होंने जो लाखों अल्फा कण लिए थे ना, अपन 20,000 पे प्रयोग कर सकते हैं या 10,000 पे कर सकते हैं। तो अधिकांश अल्फा कण तो बेटा ऐसे थे, ये देखो ये वाली लाइन पे, तो अधिकांश अल्फा कण ऐसे थे जो क्या हुआ, इस सोने की पन्निका से सीधे ही गुजर गए बिना किसी टकराए हुए। ठीक है, अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बेटा, आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि एक परमाणु है, ये परमाणु है, कब इस परमाणु में से क्या हो रहा है, अधिकांश अल्फा कण ऐसे सीधे गुजर जाए। ये बहुत सारे 10,000 कणों में से लगभग 9,000 या 9,500 कण अगर ऐसे ही सीधे गुजर जाए, तो इससे आप क्या सोच सकते हो बेटा, ये सोच सकते हो ना कि परमाणु का जो पूरा भाग होता है, अधिकांश भाग ये खोखला है, इसलिए तो बिना किसी टकराए हुए क्या हो गया, सीधे निकल गए। तो देखो अधिकांश अल्फा कण क्या हो बेटा, सीधे ही गुजर गए। इस तरह से अलग से समझ सकते हैं इसको। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है बेटा, खोखला होता है। समझ लिया बेटा। दो देखो, दूसरा हम बात करते हैं कुछ अल्फा कण, देखो ये कुछ अल्फा कण जो जाने तो यहाँ सीधे चाहिए थे, परंतु थोड़े से कोण से क्या हो गए बेटे, विक्षेपित हो गए। तो कहेंगे कुछ अल्फा कण थोड़े से कोण से विक्षेपित हो गए, विक्षेपित हो गए। अब कुछ अल्फा कण, देखो अल्फा कण सीधे जाने चाहिए थे पर सीधे नहीं जाके थोड़े से घूम गए। क्यों घूमे बेटा, देखो यहाँ पर अल्फा कण जो थे ना, ये कौन से चार्ज है, देखो बेटा प्लस वाले, द्विधनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पे धनावेशी चार्ज होता है, और ये धनावेश ऊपर की ओर प्रतिकर्षित हो गए। प्रतिकर्षित कब होंगे, जब यहाँ भी प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस माइनस बेटा क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये क्या है, थोड़े प्रतिकर्षित हो गए, तो हम कहेंगे थोड़े से कौन से विक्षेपित हो गए, या फिर हम कह सकते हैं प्रतिकर्षित हो गए। इसका मतलब क्या निकला बेटा, इसका मतलब निकलता है कि परमाणु के मध्य भाग में क्या होता है, कुछ धनावेश होता है, तभी तो इस प्लस से इस प्लस वाले कणों का क्या हुआ, यहाँ पर प्रतिकर्षण हुआ। तो हम कहेंगे कि परमाणु के मध्य में धनावेश पाया जाता है। ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट बेटा। और तीसरा पॉइंट था जो बहुत आश्चर्यजनक है, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो क्या था, 10,000 कणों में से बेटा एक कण केवल ऐसा था जो ये सीधा गया और यहाँ टकराया भी नहीं, इसके बिना टकराए हुए क्या हो गया, वापस अपनी दिशा में लौट आया। तो लगभग, ये लगभग का चिन्ह है बेटा आगे, लगभग 10,000 में से एक अल्फा कण बिना किसी से टकराए पुनः 180 डिग्री पर मुड़कर वापस लौट आया, वापस
लौट आया। यानी कि लगभग 10,000 कणों में से बेटा एक कण ऐसा था जो किसी से टकराया भी नहीं, गया परमाणु सोने की झिल्ली की तरफ और वापस उसी दिशा में 180 डिग्री पे, देखो सीधा कोण है ना ये बेटा, 180 डिग्री का ये कोण होता है ये वाला, तो 180 डिग्री कोण पे वापस लौट आया। ठीक है, तो इसका देखो हम बात करते हैं, इसके क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बेटा, ये इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं बेटा कि ये कण लौट कर आया, तो ये तो एक एल्फा कण था बेटा, और ये परमाणु में माध्य में क्या है, नाभिक है। तो परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है, जितना भी धनावेश होता है, 100, 200, 500 जितने भी कण होते हैं, या कुछ भी 1, 2 कुछ भी हो सकते हैं बेटा, तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश उस परमाणु के केंद्र में, एक छोटे से केंद्र में केंद्रित रहते हैं। परमाणु इतना बड़ा है और छोटा से केंद्र में, तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश बेटा क्या होता है, एक छोटे से केंद्र में क्या होता है, केंद्रित रहता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, नाभिक कहते हैं। ठीक है, ये नोट्स आपको उतारने नहीं है बेटा, नोट्स को आप अलग से देंगे हम, ये तो केवल आपके समझने के लिए। ठीक है ना, तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश क्या होता है बेटा, एक छोटे से केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इस प्रकार क्या हुई बेटा, उन्होंने कहा कि नाभिक की खोज हुई और नाभिक में धनावेश है, तो उस धनावेश कणों को बाद में प्रोटॉन नाम दिया था उन्होंने। तो ये आश्चर्यजनक वाली बात थी। और ये जो प्रयोग था ना, 10,000 कणों में से एक कण वापस बिना टकराए हुए लौट आना प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि जमाना है कि बहुत सारे धनावेशित कण हैं, इससे एक धनावेशित कण को जोर से तो धक्का मारेंगे तो वापस आ जाएगा वो। तो ये यहाँ पर प्रयोग उनके लिए क्या था, इतना आश्चर्यजनक था, स्वयं ने उन्होंने कहा कि जैसे एक 14 इंच का हम तोप का गोला ले लें बेटा इतना, ठीक है, उस 14 इंच के तोप के गोले को एक कागज पे मारें, ठीक है, उस कागज पे चलाएं हम, तो कागज से टकरा कर वापस लौटाए, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है ना। तो ये उसी तरह की एक घटना थी जो उन्होंने भी क्या है, आश्चर्य में डाल दिया था। तो ये हो गया बेटा हमारा। अब देखो इसके बाद इस आधार पर उन्होंने क्या किया, परमाणु का एक नाभिकीय मॉडल दिया बेटा। नाभिकीय मॉडल क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। परमाणु का नाभिकीय मॉडल उन्होंने कहा ऐसा दिया बेटा, रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा, परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया। नाभिकीय मॉडल में उन्होंने कहा कि जो इनसे निष्कर्ष निकाल के उन्होंने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया फिर, ठीक है, कि जो परमाणु की संरचना बताई उन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है उसका संपूर्ण धनावेश जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, एक छोटे से केंद्र में क्या होता है, केंद्रित होता है। इस छोटे से केंद्र को हम क्या बोलते हैं, इसमें धनावेश रहता है, नाभिक बोलते हैं। इस प्रकार नाभिक की खोज हो गई, तो ये नाभिकीय मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा कहा उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे अनियमित रूप से बिखरे हुए नहीं रहते बेटा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं का, इन कक्षाओं, इसके आसपास कक्षाएं होती है जिसमें क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार इन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उन्हें ऊर्जा स्तर या कक्षा या फिर बेटा इन्हें ऑर्बिट बोलते हैं, इंग्लिश में हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, दो हो गया, ये चीज़ें उन्होंने बताई बेटा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस पर दो बल लगते हैं, एक तो ऊपर की ओर अपकेंद्रीय बल और एक नाभिक की ओर अभिकेंद्रीय बल। दोनों बल इलेक्ट्रॉन को एक तो ऊपर खींचता है एक नीचे खींचता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न तो नीचे आता है न ऊपर आता है, और इन्हीं कपतों में क्या करता रहता है बेटा, गति करता रहता है। इसको यहाँ पर देखो, इसकी कल्पना बेटा सौर मंडल से भी कर सकते हैं, सौर मंडल से भी की गई है। जिस प्रकार सूर्य होता है बेटा, सूर्य के आसपास क्या होते हैं, सारे ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, देखा होगा आपने। उसी प्रकार नाभिक होता है, उसके पास आसपास क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार परमाणु की क्या उन्होंने संरचना बताई बेटा। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो इसमें बेटा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या, ये तो हो गया पूरा हमारा। ठीक है, ये आपके कभी क्या होता है बेटा, 5 नंबर में आ जाता है पूरा का पूरा। और 5 में ये नहीं, वो प्रयोग को भी पूछ लेता है, वो प्रेक्षण निष्कर्ष भी आपसे अलग से पूछ लेता है। तो 3 प्रेक्षण 3 निष्कर्ष और प्रयोग हो गया हमारा। फिर ये मॉडल दे सकते हैं हम यहाँ पर। अब देखो बेटा, इसके बाद ये सब कुछ क्या है, परमाणु की संरचना को समझाने में सफल रहे, पर फिर भी परमाणु का स्थायित्व जो है ना, उसकी व्याख्या ये नहीं कर सका, इसलिए ये भी क्या हो गया बेटा, असफल। तो इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आया, उसका मॉडल पढ़ लेंगे हम। तो देखो, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ बेटा। जो परमाणु होता है ना, उसका आकार, परमाणु का आकार होता है बेटा, आपसे अगर कोई पूछे तो कितना आकार होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगला पॉइंट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नाभिक का जो आकार होता है, परमाणु के अंदर जो नाभिक रहता है ना केंद्र में, उसका आकार, नाभिक का आकार होता है बेटा 10⁻⁻15 मीटर। इस देखो -10 और -15 में अंतर क्या है बेटा, ये मान माइनस में है, प्लस में नहीं है। -10 और -15, यानी कि माइनस में जितना मान जाएगा ना उतना छोटा हो जाएगा, यानी कि ये बहुत छोटा होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं नाभिक को, देखो इधर ये आपका परमाणु है बेटा, ठीक है, ये बीच में क्या है, नाभिक है, और ये परमाणु है।
तो देखो परमाणु को और नाभिक को हम ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि ये जो परमाणु को आप क्या मान लो, पूरे परमाणु को एक 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर कितना, यहाँ मांगरोल से कुंजी चौक से अपन कहाँ चल जाए, नहर तक चल जाए, नहर से भी आगे, ठीक है। तो ऐसे चल जा सकते हो आप। तो देखो परमाणु को हम क्या मान ले बेटा, एक 5 किलोमीटर का क्रिकेट का गोल ग्राउंड मान ले यदि हम, ठीक है, और उसमें हम एक बॉल डालते हैं, वो बॉल दिखेगी क्या आपको, नहीं दिखेगी ना। तो ऐसे ही होता है परमाणु के साथ, ना कि परमाणु जो होता है वैसे 5 किलोमीटर का एक वृत्ताकार परिधि मान लो और उसमें अगर एक बॉल डाल दो तो इतना सा नाभिक होता है, तो वैसे ही परमाणु होता है। और आप जानते हो कि परमाणु तो क्या होता है, इतना छोटा होता है कि हम देख ही नहीं पाते। तो नाभिक कितना छोटा होगा बेटा उस कंपेयर में, तो इतने छोटे होते हैं जिनको केवल हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। अब देखो बेटा एक बात और आती है जो आपको कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है कोई, ठीक है, आपकी बुक्स में गलत आती है। वो गलत कैसे है, नाभिक का जो व्यास होता है ना बेटा, ये नाभिक का आकार या व्यास यही है, नाभिक का व्यास। तो देखो बेटा ये ध्यान रखना है आपको, नाभिक का व्यास, यहाँ देखो नाभिक का आकार या व्यास जो ना अपन किस में माप रहे हैं, 10⁻⁻15 मीटर, मीटर में माप रहे हैं बेटा, मीटर में नहीं मापा जाता, ये तो आपकी बुक्स में गलत आता है। वास्तव में तो क्या होता है, ये तो क्या है कन्वर्ट कर देते हैं, फर्मी में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। वास्तव में क्या होता है, नाभिक का व्यास बेटा फर्मी नाम का एक मात्रक है, फर्मी वैज्ञानिक था, उसने मात्रक बनाया था, फर्मी में मापा जाता है, फर्मी में मापा जाता है। क्योंकि एक फर्मी में इतना होता है जिसकी बात -15 मीटर, तो उस हिसाब से क्या गया वो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, पर मापा जाता है किसमें, अगर कंपटीशन में आए तो फर्मी लिखोगे, मीटर नहीं लिखोगे बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी आप क्या करो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करो, आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जोड़ो, ताकि आप क्या है इसका लाभ उठा सको लॉकडाउन का। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं है, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, और जहाँ तक हमें पता है कि सितंबर तक हो सकता है नहीं खुले स्कूल कोचिंग, तो आप 2 महीने में तो कितना सारा कवर कर लोगे बेटा। और जब भी ऑफलाइन चलेगी तो आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हो। तो हमें करना क्या है बेटा, हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है तब तक जब तक यहाँ पर ऑफलाइन नहीं चलती है, ठीक है। और आपको अपने भविष्य को सुधारना है, ठीक है। घर पर रहो और सुरक्षित रहो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।